नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विदित हैं कि निपुण भारत मिशन गतिमान है और इसी के क्रम में शिक्षकों के और मेंटर्स के क्षमता संवर्धन हेतु दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण मॉड्यूल जारी किए जा रहे हैं, प्रशिक्षण कोर्स जारी किए जा रहे हैं, जिनको सभी अध्यापक अच्छी तरह से कर रहे हैं या आप कर रहे होंगे। इसी के क्रम में FLN कौशलों और प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाओं से परिचय संबंधी एक प्रशिक्षण जारी किया गया है, जो सभी मेंटर्स को करने तो अनिवार्य है ही। अगर अध्यापक भी इसे देख लें, समझ लें, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए भी ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। इसमें 3 प्रश्नोत्तरियाँ हैं। प्रथम प्रश्नोत्तरी जो है मॉड्यूल 1 में है, उसके लास्ट में दे रखी है क्विज मॉड्यूल में, जबकि 2 प्रश्नोत्तरियाँ मॉड्यूल 2 के, एक तो क्विज मॉड्यूल है और दूसरा है एंड लाइन असेसमेंट। तो हम इन्हें तीनों प्रश्नोत्तरियों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले क्विज मॉड्यूल 1 की प्रश्नोत्तरी। एक शिक्षिका मानती है कि अच्छा गणित करने के लिए बच्चों को जल्दी से जल्दी 50 तक गिनती और 10 तक पहाड़े याद कर लेने चाहिए, तभी ये गणित की संक्रियाएं अच्छे से कर पाएंगे। इस स्थिति में आप अकादमिक सहयोगकर्ता क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, गणित की अच्छी समझ के लिए जरूरी कौशलों और तरीकों पर बात करेंगे। दूसरा, शिक्षिका के निर्णय को उचित कहेंगे। तीसरा, शिक्षिका से कहेंगे कि वह बच्चों को रोचक तरीकों से पढ़ाए। या चौथा ऑप्शन है, शिक्षिका को गिनती और पहाड़ा याद कराने के तरीकों पर सुझाव देंगे। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है कि गणित की अच्छी समझ के लिए जरूरी कौशलों और तरीकों पर बात करेंगे, ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। पहले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और ये जो एरो है इससे आगे बढ़ेंगे। जैसे ही इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारे आंसर की जांच हो जाएगी। और यहीं पे मैं आपको बता दूं कि अब हमें एरो पे क्लिक नहीं करना है, अब हमें यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर आप एरो पे क्लिक करेंगे तो ये जो अगला क्वेश्चन है ये तो स्क्रीन हटेगी नहीं और आपका अगला क्वेश्चन शो हो जाएगा और उस पर आप आंसर नहीं दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, यह एक कक्षा का उदाहरण है। दिन के शुरुआत में शिक्षक बच्चों के साथ कुछ कविताएं गाते हैं, वह वर्णमाला का दोहराव करवाते हैं। इसके बाद की ज़्यादातर गतिविधियों में शिक्षक ज़्यादा बोलते हैं और बच्चे सुनते हैं। किसी कहानी के बाद अक्सर तथ्य आधारित प्रश्न ही पूछे जाते हैं और कुछ खास बच्चों को जवाब देने के लिए कहा जाता है। बच्चे अक्सर बोर्ड से लिखित कार्य को कॉपी करते हैं। कक्षा में हर वक्त शांति रहे, इसलिए बच्चों को एक दूसरे से बात करने की ज़्यादा छूट नहीं है। शिक्षक कुछ गलती होने पर बच्चों को डांट देते हैं, इसलिए बच्चे शिक्षक से डरते भी हैं। आपके अनुसार इस कक्षा में किस प्रकार के बदलाव लाने चाहिए? पहला है, बच्चों को ज़्यादा गृह कार्य देने की ज़रूरत है। फिर है, कक्षा में भयमुक्त वातावरण बनाना चाहिए ताकि सभी बच्चे सक्रिय रूप से भाग ले सकें। फिर है, बच्चों को अपने अनुभवों पर चर्चा करने के और लेखन द्वारा अभिव्यक्त के नियमित मौके देने चाहिए। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना चाहिए और बच्चों को स्वयं किताबें पढ़ने के मौके देने चाहिए। कुछ खास बदलने की जरूरत नहीं है। तो अब इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं ये हमें देखना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा
ये ऑप्शन सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा इस पे आ रहा है, पहले ऑप्शन पे। पहले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और इस तरह हमने देखा कि हमारा ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बदलाव से जुड़ा कौन सा कथन सही है? बच्चों के सीखने व शिक्षण प्रक्रियाओं में संबंध नहीं है, गलत है। कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव की जिम्मेदारी केवल शिक्षक की है, ये भी गलत है। अकादमिक सहयोगकर्ता शिक्षकों को सहयोग देकर बदलाव ला सकते हैं, ये वाला सही है। तीसरा ऑप्शन, बदलाव के लिए शिक्षकों को कार्य योजना बनाकर देनी चाहिए, ये भी गलत हुआ। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। तीसरे ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और हमने देखा कि हमारा ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों में बच्चे सीख रहे होंगे? पहला ऑप्शन, 4 साल का बच्चा कहानी की किताब के चित्रों को देखते हुए खुद की कहानी बना रहा है, जी बिल्कुल सही। एक बच्चा शिक्षक द्वारा बोर्ड पर हल किए गए सवालों को कॉपी में लिख रहा है, गलत। कुछ बच्चे पार्क में अपनी साथियों के साथ खेल रहे हैं, इसमें भी सीख रहे हैं। कक्षा 2 के बच्चे एक साथी द्वारा बोर्ड से पढ़े जा रहे अंकों को दोहरा रहे हैं, नहीं। कक्षा 1 के बच्चे शिक्षक के मार्गदर्शन में बातचीत करते हुए अपनी कक्षा के लिए कुछ नियम बना रहे हैं, तो ये वाला भी सही है। तो पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। अब हमारे इसमें आ रहे हैं पहला, तीसरा और पांचवा, इस वाले ऑप्शन में आ रहे हैं दूसरे वाले ऑप्शन, तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा इस पे क्लिक किया और आंसर देखा तो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सीखने सिखाने की सामान्य प्रक्रियाओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ये तो सही है। बच्चों के घर की भाषा का प्रयोग करना, ये भी सही है। कक्षा में बातचीत की भरपूर अवसर देना, ये भी सही है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये वाला सही नहीं है और हमें भी नहीं वाला ही चाहिए, निगेटिव आंसर ही चाहिए। यहाँ पे देखिए, जब निगेटिव आंसर पूछा है तो निगेटिव वाला ही बताएंगे। तो हमारा ऑप्शन इस प्रश्न का कौन सा होगा? ये वाला चौथा प्रश्न होगा। चौथे ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और आंसर चेक किया तो ये सही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका मानती है कि बच्चों को ज़्यादा बोलने के मौके देंगे तो वह बहुत शोर करेंगे, वह पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। इस स्थिति में आप अकादमिक सहयोगकर्ता क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, शिक्षिका से बातचीत कर उन्हें कक्षा में बातचीत का महत्व समझाएंगे। आप शिक्षिका की बात की सहमति दिखाएंगे, ये नहीं करेंगे। फिर स्कूल में अनुशासन के प्रति सजगता के लिए शिक्षिका की तारीफ करेंगे, ये भी गलत है। शिक्षिका से कहेंगे बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ाएं, ये भी गलत है। यह पहला वाला ऑप्शन ही फिर सही है इसमें कि शिक्षिका से बातचीत कर उन्हें कक्षा में बातचीत का महत्व समझाएंगे। पहले वाले ऑप्शन पे ही हम क्लिक कर देंगे और अपने आंसर की जांच कर लेंगे, ये सही है। अगला प्रश्न, निपुण भारत मिशन और बुनियादी कौशलों से जुड़े सही कथन चुनिए। यदि बच्चे समय पर बुनियादी साक्षरता और कौशल हासिल न कर पाएँ तो आगे की कक्षाओं में उपचारात्मक शिक्षण मददगार होगा। फिर अब बच्चों के मस्तिष्क का विकास शुरुआती 6 वर्षों में बहुत तेज़ी से होता है, ये भी सही है, बिल्कुल 6 होता है। बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान के कौशल न केवल अकादमिक सीखने बल्कि एक अच्छे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है, जी बिल्कुल सही है। निपुण भारत मिशन के कुछ राज्यों के लिए बनाया गया है, ये गलत है। फिर है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत में सभी बच्चे बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान के कौशल प्राप्त करें, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका एक तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया और बुनियादी साक्षरता वाला ये तीसरा ऑप्शन भी सही है और ये पांचवा ऑप्शन भी सही है। तो दूसरा, तीसरा और पांचवा इस प्रश्न का जो ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है, तो ये पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा और इस पे हमने क्लिक किया और आंसर चेक किया तो हमारा सही हुआ। प्राथमिक कक्षा के बच्चों
की बुनियादी भाषा एवं संख्या ज्ञान की वास्तविक स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या नहीं किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ भी निगेटिव आंसर पूछा है, इस बात का ध्यान रहना चाहिए। सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं पर गौर करना व उनमें जरूरी सुधार लाना सही है। बच्चों और शिक्षकों के साथ सख्ती से पेश आना ये निगेटिव आंसर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण पर सहयोग देना ये भी सही है। FLN मिशन के बारे में शिक्षकों में एक जैसी समझ विकसित करना ये भी सही है। तो हमें निगेटिव आंसर चाहिए था, मतलब गलत वाला, और ये गलत वाला हमारा जो है ये दूसरा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा ये दूसरा वाला ऑप्शन होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और आंसर चेक किया तो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, बुनियादी संख्या ज्ञान में कौन से कौशल शामिल हैं? वस्तुओं, आकारों, अंकों आदि से बने विभिन्न पैटर्न समझना और बनाना। तो इसके प्रश्न का मैं स्क्रीनशॉट लेने से रह गया हूँ, तो इसमें आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा ऑप्शन है वो सही हैं, और ये आते हैं तीसरे वाले प्रश्न में। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये सही हो जाएगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता में कौन से कौशल शामिल हैं? पहला है मौखिक भाषा का विकास, दूसरा है ध्वनि बोध व डिकोडिंग, फिर है हिंदी और अंग्रेजी में निबंध लिखना, और फिर है धारा प्रवाह रूप से पढ़ना और लिखित रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करना। तो इसमें देखिए पहला है मौखिक भाषा के, ये सही है। ध्वनि बोध व डिकोडिंग ये भी सही है। हिंदी और अंग्रेजी में निबंध लिखना ये गलत है। धारा रूप प्रवाह रूप से पढ़ना ये भी सही हो जाएगा, और लिखित रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करना ये भी सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा ये सही हो जाएंगे। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा हमारे इस वाले ऑप्शन में है। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो दूसरे वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और हमने आंसर चेक किया तो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, बच्चों में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के जुड़े कौशल विकसित करने के लिए सबसे जरूरी है एक प्रभावी परीक्षा प्रणाली होना। दूसरा ऑप्शन, कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं का प्रयोग करना, ये तो गलत है, ये सही है। विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री TLM की उपलब्धता, ये भी है ना, उपलब्धता होने से काम नहीं चलेगा। फिर है बच्चों के माता पिता को साक्षर होना, इससे की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, सटीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और आंसर की जांच की, हमारा ये सही हुआ। इस तरह से हमने 11 प्रश्नों के आंसर दिए और हमारा जो स्कोर हुआ 11 आउट ऑफ 11 हुआ। तो हमने अभी इसमें मॉड्यूल 1 क्विज मॉड्यूल जो है उसकी प्रश्नोत्तरी देखी। आइए आगे देखते हैं मॉड्यूल 2 में क्विज मॉड्यूल, उसकी प्रश्नोत्तरी। आइए देखते हैं FLN कौशलों और प्रभावी शिक्षण प्रक्रियाओं से परिचय के क्विज मॉड्यूल 2 की प्रश्नोत्तरी। इसमें 6 प्रश्न हैं। इनमें से कौन सा विकल्प अकादमिक सहयोग में शामिल नहीं है? भाषा मेला, गणित मेला या पुस्तक मेला आयोजित करना। दूसरा, शिक्षकों को किसी शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाना। तीसरा है देखना कि शिक्षक समय पर स्कूल आ रहे हैं या नहीं। या चौथा है महत्वपूर्ण विषयों पर सेमिनार या व्याख्यान आयोजित करना। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन, यह देखना कि शिक्षक व समय पर आ रहे हैं नहीं, ये अकादमिक सहयोग में शामिल नहीं है। यहाँ भी नेगेटिव आंसर देखना हमें, और ये भी नेगेटिव आंसर है। तो तीसरे पे हमने क्लिक किया और आंसर हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है, एक अकादमिक सहयोगकर्ता में कौन सी क्षमताएं होनी चाहिए? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। शिक्षकों के अच्छे प्रयासों की प्रशंसा करना और उन्हें प्रोत्साहित करना। दूसरा है शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए ईमानदार और उपयोगी प्रक्रिया देना। फिर है हर रोज शिक्षकों को नई रणनीतियाँ बताना। फिर है यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक कक्षा में अकादमिक सहयोगकर्ता द्वारा बनाई गई योजना का पालन कर रहे हैं। और फिर है भाषा व गणित से जुड़ी उपयुक्त रणनीतियों और गतिविधियों की गहरी समझ रखना। फिर है शिक्षकों की क्षमताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और उन्हें साथ लेकर बदलाव की ओर बढ़ना।
इस प्रश्न के पहला, दूसरा और पांचवा, छठा ये ऑप्शन सही हैं, तो ये तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही बैठता है। इस पे हम क्लिक करेंगे तीसरे ऑप्शन पे और अपना आंसर चेक किया तो ये सही है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षाओं में बेहतर रूप से सहयोग देने के लिए एक कुशल अकादमिक सहयोगकर्ता को क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ भी निगेटिव आंसर देखना हमें। शिक्षकों को अच्छे प्रयासों की प्रशंसा करना, ये सही है। अपने सुझावों को लागू करवाने के लिए दबाव बनाना, ये गलत है। कक्षाओं में प्रभावी प्रक्रियाओं की गहरी समझ बनाना, ये भी सही है। और एक मेंटर के रूप में शिक्षकों को मार्गदर्शन देना, ये भी सही है। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। दूसरे ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और आगे आंसर चेक किया, सही है। अगला प्रश्न है, रमेश जी एक आदमिक सहयोगकर्ता हैं और वे अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों के शिक्षकों से समय समय पर मिलते रहते हैं। पिछले दिनों वे रवि जी की कक्षा का अवलोकन करने गए। अवलोकन के बाद उन्हें रवि जी से चर्चा की और उन्हें अपनी कक्षा में सुधार लाने के लिए कुछ सुझाव दिए, परंतु रवि जी का कहना था कि उनकी कक्षा में बच्चों की संख्या अधिक है और वे जिस तरह से पढ़ाते हैं आए हैं वही तरीके उन्हें सहज लगता है। रमेश जी द्वारा बताए गए नए तरीकों से कार्य करने में बहुत तैयारी की ज़रूरत है और उनके पास इसके लिए समय नहीं है। आपके अनुसार ऐसे में अकादमिक सहयोगकर्ता को क्या करना चाहिए? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। या शिक्षक को उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए, ये गलत है। शिक्षक से चर्चा कर उन्हें नई शिक्षण प्रक्रिया का लाभ बताना है। शिक्षकों को नई रणनीति अपनाने के लिए बाध्य करें, ये भी गलत है। अपने सुझावों को तर्क सहित समझाना और बच्चों के साथ डेमो करके दिखाना, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये भी इतना बेटर नहीं है। चौथा ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सटीक है। तो चौथे ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, अपने आंसर की जांच की, और ये सही है। अगला ये प्रश्न है, निपुण भारत मिशन अनुसार बच्चों के सीखने को बढ़ावा देने के लिए अकादमिक सहयोगकर्ता के अपेक्षित काम को चुनें। प्राथमिक विद्यालयों में विशेष रूप से निपुण भारत मिशन के लिए शैक्षणिक सहयोग प्रदान करना, एकदम सही है। शिक्षकों को निपुण भारत मिशन का दस्तावेज देना और उन्हें अपनी कक्षाओं में इसे लागू करने के लिए कहना, ये सही नहीं है। और फिर है ब्लॉक क्लस्टर स्तर पर शिक्षकों को मिशन के लक्ष्यों के बारे में समझाना और लक्ष्य की ओर प्रगति की निगरानी करना। और फिर है हर 3 महीने में सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों और बच्चों द्वारा की गई प्रगति को रिपोर्ट करना। और फिर है शिक्षकों को कक्षाओं में नवाचारों को अपनाने व विभिन्न TLM के प्रभावी उपयोग को सहयोग देना। तो इसमें जो है पहला, तीसरा, चौथा और छठा ये वाले ऑप्शन सही हैं। तो इसमें पहले वाले ऑप्शन पर हम इसमें क्लिक करेंगे। हमारा आंसर जांच की और ये सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या स्कूल स्तर पर अकादमिक सहयोग की रणनीति में शामिल है? तो कक्षा अवलोकन और संकुल स्तरीय बैठकें, दूसरा शिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन और उसके बाद शिक्षक के साथ बातचीत, फिर है प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं, और चौथा ऑप्शन है शैक्षणिक भ्रमण। तो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है शिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन और उसके बाद शिक्षक के साथ बातचीत, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इस पर हमने क्लिक किया और आंसर की जांच की। इस तरह से हमने ये 6 प्रश्न किए इस वाले क्विज मॉड्यूल में और हमारा स्कोर हुआ 6 आउट ऑफ 6। इस मॉड्यूल की अर्थात दूसरे मॉड्यूल की इस प्रशिक्षण के इसका एंडलाइन आकलन देख लेते हैं। इसमें कुल 15 प्रश्न हैं और इस 15 प्रश्नों में मैं आपको सभी के आंसर प्रस्तुत कर रहा हूं और आप अवश्य ही अपने इसमें अधिक से अधिक प्रश्नों को सही करके इसका सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। अगर आप इसके 50% प्रश्नों को सही हल कर देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। दूसरी बात, इस पे केवल आपको एक ही अटैम्प्ट मिलेगा। ध्यान रहिए, इस वाले प्रश्नोत्तरी का आंसर देने के लिए आपको केवल एक ही अटैम्प्ट मिलेगा, दूसरा अटैम्प्ट नहीं मिलेगा। इसलिए सही से देख लीजिए और मैं जो आंसर प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरे अनुसार यही प्रश्नोत्तर सही हैं और इसकी प्रश्नोत्तरी में थोड़ी सी गड़बड़ी भी है आंसर के एक्सेप्ट करने में, तो उस पर ध्यान ना दें और आपको सर्टिफिकेट अवश्य मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी को।
पहला प्रश्न है, यदि एक अकादमिक सहयोगकर्ता एक विद्यालय में जाते हैं जहां शिक्षक उन्हें कक्षा में अवलोकन के लिए बुलाने से डरते हैं, वह इसे अपना आकलन समझते हैं, इस स्थिति में अकादमिक सहयोगकर्ता का पहला कदम क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है शिक्षक से यह कहना कि यही आर्डर है और अवलोकन करना है, ये तो गलत है बिल्कुल। फिर है शिक्षक की शिकायत उच्च अधिकारियों से करना, ये ऑप्शन भी गलत है। शिक्षकों से मिलकर बात करना और उन्हें बदलाव की जरूरत की प्रक्रिया से परिचित करवाना, ये वाला ऑप्शन सटीक लग रहा है, बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन है विद्यालय में अवलोकन न करना, किसी अन्य विद्यालय में समय लगाना, तो ये चौथा वाला ऑप्शन भी जो है गलत है। तो हमें ये तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही है, इस पर ही हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। सीखने की गहरी समझ में निम्न में से कौन से बिंदु शामिल हैं? पहला ऑप्शन है भाषा व गणित से जुड़ी उपयुक्त रणनीतियाँ व गतिविधियों की समझ। फिर है ईमानदार व उपयोगी प्रतिक्रिया देना, बदलाव के प्रति दृढ़ विश्वास, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे अनुसार सीखने और सीखने की गहरी समझ में अब कौन से बिंदु शामिल हैं? तो ये तीनों बिंदु शामिल आने चाहिए वैसे, लेकिन इसका सबसे सटीक आंसर पहला वाला ऑप्शन है। तो हम पहले वाले ऑप्शन पे इस पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसमें एक से अधिक ऑप्शन नहीं चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, बदलाव की यात्रा की शुरुआत कैसे होती है? बदलाव की शुरुआत कई लोगों से होती है, बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है, और फिर है बदलाव की शुरुआत के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, और चौथा ऑप्शन है बदलाव कहने की बात है। तो इसका सही ऑप्शन दूसरा वाला है कि बदलाव की शुरुआत स्वयं से होती है। तो हम दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अकादमिक सहयोगकर्ता किस रूप में कार्य करते हैं? तो अकादमिक सहयोगकर्ता एक अधिकारी के रूप में नहीं करते हैं कार्य, वरिष्ठ अध्यापक के रूप में भी कार्य नहीं करते हैं, रिसोर्स पर्सन के और बदलाव प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न पे इस पे क्लिक कर देंगे हम, तो यही हमारा सही आंसर होगा, इस पे हमने क्लिक किया। अगला प्रश्न है, बच्चे बुनियादी कौशल हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं? पहला ऑप्शन बच्चों के संदर्भों को अनदेखा करना, ये भी सही है। बच्चों की अभिव्यक्ति को बढ़ावा न देना, ये भी सही है। अर्थ निर्माण के बजाय रटने पे बल देना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी अर्थात चौथा वाला ऑप्शन ये सही हो गया। हम चौथे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, इन प्रश्नों को आप समझ लें सही से, क्योंकि आपको केवल 1 ही अटैम्प्ट मिलेगा इनको आंसर देने के लिए, दूसरा कोई भी रीडू या पुनः आप इसे नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें सभी कक्षाओं में बढ़ावा दिया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन कक्षा की उपयुक्त व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण माहौल देना। दूसरा, कक्षा में सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और बातचीत को बढ़ावा देना। फिर है बच्चों के पूर्व अनुभव के साथ साथ उच्च स्तरीय कौशलों को भी शामिल करना। तो कक्षा की उपयुक्त व्यवस्था और सौहार्दपूर्ण माहौल देना ही चाहिए। दूसरा, कक्षा में सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी बातचीत को बढ़ावा देना, ये भी सही है। बच्चों के पूर्व अनुभव के साथ साथ उच्च स्तरीय कौशलों को भी शामिल करना, ये भी सही है। अर्थात हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। तो उपरोक्त सही भी हमारा चौथा वाला ऑप्शन इसका क्लिक होगा बेटर। इस पर हम क्लिक करेंगे चौथे ऑप्शन पे और आगे बढ़ेंगे। अगला है, कक्षा में इसके फोल्डिंग के लिए ज़रूरी नहीं है। तो इसके फोल्डिंग के लिए क्या ज़रूरी नहीं है? बच्चों का यहाँ पे निगेटिव आंसर है। देखिए, बच्चों का नियमित रूप से आकलन किया जाए ताकि उनके सीखने के स्तर को अच्छी तरह समझा जा सके। फिर है, बच्चों को सीखने में सहयोग देते समय उसका शिक्षण वर्तमान स्तर से ठीक अगले स्तर पर केंद्रित होना चाहिए, न बेहद आसान न ही ज़्यादा कठिन। फिर है, इसके फोल्डिंग केवल उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। फिर है, इसके फोल्डिंग की प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए आवश्यक है, न कि केवल ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ने में दिक्कतों का सामना
कर रहे हैं। तो इसके फोल्डिंग केवल उन बच्चों के लिए जो पढ़ने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा इसका, क्योंकि हमें निगेटिव आंसर करना है। तो हम तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि इसके फोल्डिंग जो पढ़ने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, सभी के लिए है। इसके फोल्डिंग को हिंदी में कहते हैं पाड़, मतलब सहारा देना, सहारे की सभी को आवश्यकता पड़ती है। इस पर हम क्लिक कर देंगे तीसरे ऑप्शन पे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणित से जुड़े उच्च स्तरीय कौशलों में से क्या शामिल नहीं है? वस्तुओं का वर्गीकरण करना और उनका आधार समझना। देखिए यहाँ भी हमें निगेटिव ऑप्शन कर देना है। क्या शामिल नहीं? निष्कर्ष निकालते हुए सामान्यीकरण करना और अंक और संख्याओं को याद करना, दैनिक स्थिति व गणित संदर्भ में समस्याओं का समाधान करना। तो अंक और संख्याओं को याद करना जो है उच्च स्तरीय कौशलों में शामिल नहीं है, तो हम इसके तीसरे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, कक्ष में बच्चों की सक्रिय भागीदारी कब मानी जाती है? जब वे मन लगाकर ध्यान से सुन रहे हों और सोच रहे हों, ये बिल्कुल सही है। प्रतिक्रिया दे रहे हों, ये भी बिल्कुल सही है। रचनात्मक कार्य कर रहे हों, ये भी सही है। उपरोक्त सभी अर्थात चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। चौथे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया हम। अगला प्रश्न है, शिक्षा में समता से क्या तात्पर्य है? अर्थात समानता। प्रत्येक बच्चे को उसकी ज़रूरत के अनुरूप सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। जी हाँ, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही इसका सही है। हम इस पे ही क्लिक कर देंगे, क्योंकि हर ज़रूरत के बच्चे को उसकी ज़रूरत के हिसाब से जो सीखने के अवसर उपलब्ध कराना ही समानता कहलाती है, समता कहलाती है। तो इस पे क्लिक किया हमने पहले ऑप्शन पे। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, इसमें से क्या बुनियादी साक्षरता के कौशलों में शामिल नहीं है? पठन एवं लेखन, मौखिक भाषा विकास, रटने पर बल देना, ध्वनि बोध व डिकोडिंग। तो रटने पे बल देना जो है बुनियादी साक्षरता कौशलों में शामिल नहीं है, बाकी सब सही है। तो हमारे निगेटिव आंसर देना है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। तीसरे ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। इस तरह से हमने इस प्रश्नोत्तरी में 15 प्रश्नों के आंसर दिए हैं, और मैं समझता हूँ आप अधिक से अधिक इन प्रश्नों को सही कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन मिले, एक ही अटैम्प्ट मिलेगा। और आप अगर इसमें 50% प्रश्नों को भी सही कर देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो तक फिर मिलते हैं। नमस्कार।